हे व्हाट्स अप गाइस, आई एम प्रियांशु, यू आर वाचिंग गाइड बाय पीसी। तो पिछला वीडियो में हम ग्लाइकोलाइसिस का हर एक स्टेप को डिस्कस करे थे, उसका कहाँ पे एटीपी जनरेट होता है, कहाँ पे यूटिलाइज होता है, सब कुछ जाने थे। इस वीडियो में हम पहले इसका एनसीईआरटी रीडिंग करेंगे, जो तो आप भी कर सकते हो। लेकिन मेरा यहाँ पे खास क्या रहेगा ना, मैं हर एक लाइन का मतलब समझाऊंगा। अगर आप पिछला वीडियो नहीं देखे हो तो मेरा डिस्क्रिप्शन में लिंक रहेगा, आप ज़रूर देखिए उसको, फिर यहाँ पे आइए। अगर आप नहीं भी देखे हो तो कोई चिंता की बात नहीं है, यहाँ पे भी मैं हर एक लाइन को क्लियर करूँगा एनसीईआरटी का। इसके बाद इसके साथ इस वीडियो में ही कुछ क्वेश्चंस रहेगा, जो क्वेश्चन मैं बनाया हूँ, कुछ क्वेश्चंस और पीवाईक्यूज़ है, दोनों तरह का क्वेश्चन ही हम लोग आज करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले हम इस एनसीईआरटी को रीडिंग करते हैं, जो कि आपके एनसीईआरटी में 228 पेज में है। ग्लाइकोलाइसिस हम लोग यहाँ से देखेंगे क्या लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है पढ़िएगा। सम ऑफ दिस ऑर्गेनिजम्स आर फैकल्टेटिव एनारोब्स, कुछ है फैकल्टेटिव एनारोब और कुछ है ऑब्लिगेटरी एनारोब, while in others the requirement for anaerobic condition is obligate. In any case, all living organisms retain the enzymatic machinery to partially oxidize glucose without the help of oxygen. ये मैं बताया था कि क्या होता है, पार्शियली ऑक्सीडाइज होता है ग्लूकोज, किस में होता है, पायरुविक एसिड में पार्शियली ऑक्सीडेशन होता है। और ये एक एंजाइमेटिक मशीनरी क्यों कहा जा रहा है, क्योंकि एंजाइम इसमें इन्वॉल्व रहता है, इसीलिए एंजाइमेटिक मशीनरी कहा जा रहा है इसको। दिस ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज टू पायरुविक एसिड इज कॉल्ड ग्लाइकोलाइसिस। तो इसे हम लोग ग्लाइकोलाइसिस कह रहे हैं। इसका डेफिनेशन क्लियर हुआ। अभी हम लोग इसका स्टेप को जानते हैं। पहले लिखा हुआ है द टर्म ग्लाइकोलाइसिस हैज़ ओरिजिनेटेड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड्स, ये ग्रीक वर्ड से आया है। ग्लाइकोज फॉर शुगर और लाइसिस मतलब स्प्लिटिंग या ब्रेक डाउन में बताया था। तो ग्लाइकोज मतलब शुगर हो गया और लाइसिस मतलब स्प्लिटिंग। शुगर मतलब आप यहाँ पे जो ग्लूकोज एंटर कर रहा है या फ्रक्टोज एंटर करेगा, तो ये सब कोई शुगर कहते हैं हम लोग। द स्कीम ऑफ ग्लाइकोलाइसिस वॉज गिवन बाय गुस्टव एम्डेन, ओट्टो मेयरहोफ एंड जे पर्नस एंड इज ऑफन रेफर्ड टू एज द ईएमपी पाथवे। इसीलिए इसको ईएमपी पाथवे कहा जाता है, क्योंकि आप लोग देख सकते हैं कि एम्डेन का ई, मेयरहोफ का एम और पार्नस का पी, इसलिए ईएमपी पाथवे कहा जाता है। इन एनारोबिक ऑर्गेनिजम्स इट इज़ द ओनली प्रोसेस इन रेस्पिरेशन। एनारोबिक ऑर्गेनिज्म में क्या होता है, रेस्पिरेशन में एकमात्र जो है प्रोसेस वही होता है ग्लाइकोलाइसिस, और बाकी सब कोई भी प्रोसेस नहीं होता है। वो आपका क्रेब्स साइकिल हो गया या तो ईटीएस हो गया, कुछ भी नहीं होता है। ग्लाइकोलाइसिस ऑकर्स इन साइटोप्लाज्म, बताया था मैं, सेल का, एंड इज प्रेजेंट इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म में होता है, ये यूनिवर्सल मेथड है। इन दिस प्रोसेस ग्लूकोज अंडरगोस पार्शियल ऑक्सीडेशन टू फॉर्म 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुविक एसिड। ये मैं पहले भी बताया यहाँ पे कि 2 मॉलिक्यूल बनता है पायरुविक एसिड और ये पार्शियल ऑक्सीडेशन होता है। इन प्लांट्स दिस ग्लूकोज इज डिराइव फ्रॉम सुक्रोज। ये प्लांट में ग्लूकोज कहाँ से आता है, सुक्रोज से आता है। वो क्या है ना, विच इज द एंड प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस। हमें पता है फोटोसिंथेसिस से क्या बनता है, शुगर बनता है, शुगर यानी कि सुक्रोज बनता है। तो सुक्रोज टूट जाता है ग्लूकोज और फ्रक्टोज में, और फ्रॉम द स्टोरेज ऑफ कार्बोहाइड्रेट। या तो वो सुक्रोज आता है तुम्हारा फोटोसिंथेसिस से, या तो जो कार्बोहाइड्रेट स्टोर होता है प्लांट में वहाँ से भी आ जाता है। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, सुक्रोज इज कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज बाय द एंजाइम इन्वर्टेज। यहाँ पे क्या बताया गया, जो सुक्रोज है वही हमारा ग्लाइकोलाइसिस में एंटर करेगा, लेकिन सुक्रोज तो नहीं करता है। सुक्रोज से आपका ग्लूकोज और फ्रक्टोज टूट जाता है एक एंजाइम के द्वारा, उसका नाम है इन्वर्टेज। ये आपका केमिस्ट्री में भी है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है ये। एंड दिस 2 मोनोसैकेराइड्स रिडीली एंटर द ग्लाइकोलाइटिक पाथवे। तो ये 2 मोनोसैकेराइड यानी कि ग्लूकोज और फ्रक्टोज यही एंटर करता है, सुक्रोज एंटर नहीं करता है। सुक्रोज टूटता है ग्लूकोज और फ्रक्टोज में और फिर जाके ये प्रोसेस चलता है। ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज आर फॉस्फोराइलेटेड टू गिव राइज टू ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। फॉस्फोराइलेटेड मतलब क्या होता है, यहाँ पे एटीपी का इन्वॉल्वमेंट रहता है, और एटीपी में जो पी है मतलब फॉस्फेट, वो तुम्हारा लग जाता है ग्लूकोज के साथ और बन जाता है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बाय द एक्टिविटी ऑफ द एंजाइम हेक्सोकाइनेज। हेक्सोकाइनेज एंजाइम के द्वारा क्या होता है, ग्लूकोज तैयार हो जाता है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में एटीपी टूट के, यानी कि एटीपी यहाँ पे क्या हुआ, यूटिलाइज हुआ। दिस फॉस्फोराइलेटेड फॉर्म ऑफ ग्लूकोज, ये जो ग्लूकोज का फॉस्फोराइलेटेड फॉर्म है यानी कि ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, देन आइसोमराइजेस, ये आइसोमराइज होता है किसमें, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में। ग्लूकोज 6 फॉस्फेट आइसोमराइज हो गया फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में। सब्सिक्वेंट स्टेप्स ऑफ मेटाबॉलिज्म ऑफ ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज आर सेम। और बाकी सब जो प्रोसेस जो स्टेप चलेगा ग्लूकोज और फ्रक्टोज के लिए वो सेम है। द वेरियस स्टेप्स ऑफ ग्लाइकोलाइसिस आर डिपिक्टेड इन फिगर, यहाँ पे दिया हुआ है, ये इसको भी हम लोग देखेंगे एक बार। इन ग्लाइकोलाइसिस ये चेन ऑफ 10 रिएक्शंस, यहाँ पे 10 रिएक्शन होता है, इंपॉर्टेंट मार्क करके रखना, यहाँ पे 10 रिएक्शन होता है अंडर द कंट्रोल ऑफ डिफरेंट एंजाइम, और हर एक स्टेप में अलग अलग एंजाइम का काम रहता है। यहाँ पे बहुत सारा एंजाइम का नाम नहीं भी दिया है, इसीलिए मैंने भी पिछला वीडियो में बहुत सारा एंजाइम का नाम नहीं बताया था, जैसे कि फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज कहाँ इस्तेमाल होता है, इसे मैं नहीं बताया था क्योंकि एनसीईआरटी में भी नहीं है।
फिर क्या बोल रहा है, वाइल स्टडिंग द स्टेप्स ऑफ ग्लाइकोलाइसिस प्लीज नोट द स्टेप्स ऑफ, अच्छा यहाँ पे कहाँ एटीपी और कहाँ एनएडीएच बन रहा है ये आपको नोट करने बोल रहा है। नेक्स्ट लाइन में जो है एटीपी इज यूटिलाइज्ड एट 2 स्टेप, एटीपी 2 स्टेप में यूटिलाइज होता है। फर्स्ट इन द कन्वर्सन ऑफ ग्लूकोज इनटू ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, जब ग्लूकोज ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में बदलता है, और जब फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट फ्रक्टोज 1,6 bis फॉस्फेट में बदलता है। आप ऐसे याद रख सकते हैं कि ग्लूकोज में फॉस्फेट लगा यानी कि एक एटीपी यूटिलाइज हुआ। दूसरा ऐसे याद रख सकते हैं कि फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट से 1,6 bis फॉस्फेट हुआ, 20 मतलब 2, तो एक फॉस्फेट से 2 फॉस्फेट हुआ यानी कि एटीपी का यूटिलाइजेशन हुआ। अब इस तरह से याद रख सकते हैं। यहाँ पे क्या बोल रहा है, द फ्रक्टोज 1,6 bis फॉस्फेट इज स्प्लिट, ये टूटता है फ्रक्टोज 1,6 bis फॉस्फेट किस में टूटता है, डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट और 3-फॉस्फोग्लिसरैल्डिहाइड में टूटता है। इसे हम डाईहैप कहते हैं, इसे पीजीएल कहते हैं शॉर्ट में। वी फाइंड दैट देयर इज वन स्टेप वेयर NADH प्लस H प्लस इज फॉर्म्ड फ्रॉम NAD प्लस। हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे NADH प्लस H प्लस बन रहा है कहाँ से, NAD प्लस से, क्योंकि यहाँ पे मैंने बताया था यहाँ पे एल्डिहाइड से एसिड बना है, 3-फॉस्फोग्लिसरैल्डिहाइड से 3-फॉस्फो, अबे यार हट, यहाँ पे हम देख रहे हैं द फ्रक्टोज 1,6 bis फॉस्फेट इज स्प्लिट, फ्रक्टोज 1,6 bis फॉस्फेट टूटता है इनटू डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट एंड 3-फॉस्फोग्लिसरैल्डिहाइड, डाईहैप और PGAL में बदल गया ये। वी फाइंड दैट देयर इज वन स्टेप वेयर NADH प्लस H प्लस इज फॉर्म्ड। हम लोग देखें कि यहाँ पे एक स्टेप है जहाँ पे NADH और H प्लस बनता है, कहाँ से, फ्रॉम NAD प्लस, NAD प्लस से बनता है NADH प्लस H प्लस, यही स्टेप है जो बोला ना डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, इसके बाद का जो स्टेप है वही स्टेप में ये हो रहा है, NAD प्लस NADH में बदल रहा है। दिस इज व्हेन, ये तब होता है जब 3-फॉस्फोग्लिसरैल्डिहाइड यानी कि PGAL इज कन्वर्टेड इनटू 1,3 बिसफॉस्फोग्लिसरेट, यहाँ पे एल्डिहाइड बिसफॉस्फोग्लिसरेट या तो बिसफॉस्फोग्लिसरिक एसिड भी कह सकते हैं, एसिड में बदल गया यानी कि ऑक्सीडेशन हुआ। अब ऑक्सीडेशन मतलब क्या होता है, हाइड्रोजन और इलेक्ट्रॉन का रिमूवल। तो जो रिमूव हुआ, कहाँ से रिमूव हुआ, PGAL से रिमूव हुआ, और रिमूव होकर कहाँ गया, NAD प्लस में गया। हाइड्रोजन भी रिमूव हुआ, इलेक्ट्रॉन भी रिमूव हुआ, गया आपका NAD प्लस में, बदल गया NADH प्लस H प्लस। नेक्स्ट लाइन देखिए, 2 रेडॉक्स इक्विवेलेंट्स आर रिमूव्ड इन द फॉर्म ऑफ 2 हाइड्रोजन एटम, 2 हाइड्रोजन एटम निकला है, कहाँ से निकला है, फॉस्फोग्लिसरैल्डिहाइड से निकला है, कहाँ पे गया है, NAD प्लस में गया है, तभी तो NADH प्लस H प्लस बना। PGAL यानी कि फॉस्फोग्लिसरैल्डिहाइड इज ऑक्सीडाइज्ड, ये ऑक्सीडाइज हुआ है, एंड विथ इनऑर्गेनिक फॉस्फेट टू गेट कन्वर्टेड इनटू बिसफॉस्फोग्लिसरिक एसिड, ये किस में बदल गया, बिसफॉस्फोग्लिसरिक एसिड में बदल गया। द कन्वर्सन ऑफ बिसफॉस्फोग्लिसरिक एसिड, जो बिसफॉस्फोग्लिसरिक एसिड है, टू 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड इज ऑल्सो एन एनर्जी इल्डिंग प्रोसेस। ध्यान से देखिएगा, एनर्जी इल्डिंग प्रोसेस है। इल्डिंग मतलब क्या होता है, एनर्जी हमें मिलता है कब, जब 20-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड बदलता है 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड में। अब BPGA मतलब 20, कैसे याद रखिएगा इसको, 20 मतलब 2 फॉस्फेट था, 20 फॉस्फेट ग्लिसरिक एसिड, इससे बदल गया 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड यानी कि 1 फॉस्फेट हो गया ना। ये 3 से मत घबराइएगा, ये पोजीशन है, ठीक है। ये 20 से क्या हुआ, 1 ठो हो गया, तो 1 ठो फॉस्फेट कहाँ गया, वो ADP को मिल गया। ADP मतलब क्या होता है, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, उसको जब एक फॉस्फेट मिल गया वो बदल गया ATP में, यानी कि एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट में, ATP में बदल गया। क्लियर, दिस एनर्जी इज ट्रैप्ड, ये एनर्जी ट्रैप्ड होता है बाय द फॉर्मेशन ऑफ ATP, यानी कि ATP बनता है। कौन सा स्टेप में ATP बना, जब 20-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड बदल गया 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड में। दिस एनर्जी इज ट्रैप्ड बाय द फॉर्मेशन ऑफ ATP, बताया है मैं। Another ATP is synthesized, एक और ATP बनता है ड्यूरिंग द कन्वर्सन ऑफ PEP टू पायरुविक एसिड, यानी कि फॉस्फोइनॉल पायरुवेट से जब पायरुविक एसिड बनता है तब भी आपका ATP का यूटिलाइजेशन होता है, सॉरी ATP का इल्डिंग होता है, ATP आपको मिलता है। यानी कि 2 स्टेप में आपको ATP मिला और 2 स्टेप में आपको ATP यूज़ करने को मिला। तो दो जगह में जो आपको ATP मिला, यानी कि इल्डिंग हुआ, वहाँ पे 4 ATP उत्पन्न हुआ, तो 4 ठो ATP उत्पन्न हुआ और यहाँ पे 2 ठो ATP लग गया था हमारा प्रोसेस में, यानी कि इसीलिए हम लोग कहते हैं कि नेट गेन ऑफ ATP इज 2। ये हम पिछला वीडियो में भी समझाए थे क्यों होता है। तो ये NCERT आपका लगभग कंप्लीट हुआ। अभी ये स्टेप आप लोग एक बार देख लीजिए क्या बोल रहा है इस स्टेप में। पहले क्या हो रहा है, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में बदला, यहाँ पे ATP से ADP हुआ, मतलब क्या हुआ, ATP यूटिलाइज हुआ तभी ना 6 फॉस्फेट बदला। फिर ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट हुआ, आइसोमराइजेशन हुआ। फिर फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट से बदला फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट, ये 20 आया, मतलब एक और ATP का यूटिलाइजेशन हुआ। फिर ट्रायोज फॉस्फेट यानी कि 3-फॉस्फोग्लिसरैल्डिहाइड में बदल गया और डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट में बदल गया। ये दोनों चीज़ आया है किससे, ये जो फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट से।
अब क्या हुआ ना, ये जो डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट है ये फिर से आइसोमेराइज हो जाता है आपका ये ट्रायोस फॉस्फेट यानी कि ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट में। अब ये जो मैंने बताया था जहाँ पे NADH बनता है ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट बदल गया आपका 1,3-bis फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, एल्डिहाइड से एसिड बन गया। तो यहाँ पे क्या हुआ, NADH बना, बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है ये। अब क्या हुआ ना, 1,3-bis फॉस्फोग्लिसरिक एसिड से बना आपका 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। अब मैंने क्या बताया था, 20 से एक्ट हो गया, मतलब क्या हुआ, ADP से ATP बन गया। हाँ, एक फॉस्फेट जाएगा कहाँ, ADP को मिल गया तो वहाँ से ATP हमको मिला। अब क्या होता है, 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड से बनता है 2 फॉस्फोग्लिसरेट, यानी कि 2 फॉस्फोग्लिसरेट बना। 2 फॉस्फोग्लिसरेट से फॉस्फोइनल पाइरुवेट बना और फॉस्फोइनल पाइरुवेट से पाइरुविक एसिड बना। ये स्टेप में फिर से आपका एनर्जी इल्ड हुआ, एनर्जी मिला। ये स्टेप आप ध्यान रखिएगा, जब फॉस्फोग्लिसरेट से फॉस्फोइनल पाइरुवेट बनता है तब वाटर मिलता है हमें, वाटर इल्डिंग होता है। ये भी क्वेश्चन में आ सकता है, हालांकि अभी आया नहीं ऐसा तरह का क्वेश्चन, फिर भी आप स्टेप को ध्यान रखिएगा। यहाँ पे वाटर कौन सा स्टेप में बदलता है, एकदम सेकंड लास्ट स्टेप में, जब आपका 2 फॉस्फोग्लिसरेट बदलता है फॉस्फोइनल पाइरुवेट में, तभी आपका वाटर इल्डिंग होता है। तो आपका यहाँ पे पूरा NCERT कंप्लीट होता है, हर एक लाइन को मैं समझाया। अगर आपका कुछ भी दिक्कत हो, कुछ भी लाइन में अगर आपका समझ में नहीं आ रहा है, आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं कोशिश करूँगा आपका आंसर देने का। अभी हम इस वीडियो का नेक्स्ट पार्ट में चलते हैं, यानी कि यहाँ पे हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे, जो क्वेश्चन मैंने खुद बनाया है। ये क्वेश्चन करने के बाद हम लोग जाएंगे कुछ QIQs में। यहाँ पे कुछ मैंने ग्लाइकोलाइसिस के ऊपर क्वेश्चन बनाया है, NCERT के ऊपर ही। आप कोशिश करिए इसके आंसर देने के लिए। आप एक काम करिएगा, जब भी मैं कोई क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ उस क्वेश्चन को आप खुद से पढ़िए, आप खुद से अटेम्प्ट कीजिए, फिर आप वीडियो को रिज्यूम करके फिर से देखिए। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो है ग्लाइकोलाइसिस ऑकर्स इन, ग्लाइकोलाइसिस कहाँ पे होता है। फर्स्ट ऑप्शन है ग्रीन प्लांट में होता है, सेकंड ऑप्शन रोडोस्पाइरिलियम, थर्ड ऑप्शन माइकोप्लाज्मा और आपका फोर्थ ऑप्शन दिए हैं ऑल ऑफ द अबव, ये तीनों में। तो ग्रीन प्लांट में तो होता ही है ग्लाइकोलाइसिस। ये जो माइकोप्लाज्मा रोडोस्पाइरिलियम, इसके बारे में भी मैं बताना चाहता हूँ। माइकोप्लाज्मा एक ऐसा बैक्टीरिया है जिसको जीने के लिए ऑक्सीजन नहीं चाहिए, और ऑक्सीजन तो नहीं चाहिए ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस के लिए, इसीलिए माइकोप्लाज्मा में भी ग्लाइकोलाइसिस होता है। और तीसरा में क्या है ना, रोडोस्पाइरिलियम। रोडोस्पाइरिलियम एक ऐसा है, इसको हम लोग मिनरल न्यूट्रिशन चैप्टर में पढ़ते हैं। ये एक नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया है और ये एनारोबिक है, मतलब इसमें भी ऑक्सीजन नहीं है, फिर भी ग्लाइकोलाइसिस होगा, क्योंकि ग्लाइकोलाइसिस कैसा है, ऑक्सीजन इंडिपेंडेंट प्रोसेस है, यानी कि इस तीनों में ही ग्लाइकोलाइसिस हो रहा है। आपको ऐसे इस तरह का क्वेश्चन अगर आएगा भी, आप सब ऑर्गेनिज्म में ही मार्क करके आना, क्योंकि सभी ऑर्गेनिज्म में ही होता है ग्लाइकोलाइसिस, है ना। सेकंड जो क्वेश्चन है, नंबर ऑफ कंट्रोल स्टेप्स रिक्वायर्ड इन ग्लाइकोलाइसिस, कितना स्टेप होता है, 10 स्टेप होता है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। नेक्स्ट बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। अब देखिएगा, इसमें इनकरेक्ट पूछा है, करेक्ट नहीं। तो फर्स्ट बोला है ग्लूकोज अंडरगोज पार्शियल ऑक्सीडेशन टू फॉर्म 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुविक एसिड, ग्लूकोज से बदलता है 2 मॉलिक्यूल ऑफ पायरुविक एसिड इन ग्लाइकोलाइसिस। हाँ, सही बात है। दूसरा बोल रहा है ग्लाइकोलाइसिस इज ऑल्सो नोन एज EMP पाथवे, ये भी सही है। डाइसैकेराइड्स एंड मोनोसैकेराइड्स एंटर्स इन ग्लाइकोलाइसिस पाथवे, इसमें कुछ गड़बड़ी है। मोनोसैकेराइड तो एंटर करता है, पता है, ग्लूकोज फ्रक्टोज। डाइसैकेराइड थोड़ी एंटर करता है, सुक्रोज कभी एंटर नहीं करता है ग्लाइकोलाइसिस पाथवे में। सुक्रोज पहले टूटता है ग्लूकोज और फ्रक्टोज में, फिर वो सब एंटर करता है ग्लाइकोलाइटिक पाथवे में। तो ये आपका करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि यही होगा आपका गलत स्टेटमेंट। और फोर्थ स्टेटमेंट भी पढ़ लेते हैं, देयर इज नो नीड ऑफ ऑक्सीजन इन ग्लाइकोलाइसिस। सही बात है, ग्लाइकोलाइसिस में ऑक्सीजन की जरूरत नहीं है। फोर्थ जो क्वेश्चन है, फॉस्फोराइलेशन ऑफ ग्लूकोज ड्यूरिंग ग्लाइकोलाइसिस इज कैटलाइज्ड बाय, यानी कि फॉस्फोराइलेशन जो होता है ग्लूकोज का, जो ग्लूकोज बदल जाता है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में, उसमें कौन सा एंजाइम का काम रहता है, वो हेक्सोकाइनेस। ये नाम से मत जाइए कि फॉस्फोराइलेशन फॉस्फोराइलेज में बदल गया, तो ये एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट जो है, सॉरी इधर भी है। फिफ्थ क्वेश्चन बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, कौन सा स्टेटमेंट इनमें से इनकरेक्ट है, कौन सा स्टेटमेंट गलत है। ATP इज यूटिलाइज्ड इन कन्वर्सन ऑफ ग्लूकोज इनटू ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। ATP यूटिलाइज होता है जब ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में बदलता है, एकदम सही बात है, यूटिलाइज होता है। पहला स्टेप में मैं बताया था। ATP is generated in conversion of 1,3-bis phosphoglyceric acid to phosphoglyceric acid। ATP जनरेट होता है जब 1,3-bis phosphoglyceric acid phosphoglyceric acid में बदलता है। हाँ, सही बात है, 20 से एक्ट हो गया, मतलब फॉस्फेट गया ADP में, क्या बन गया, ATP बन गया। ये भी 100% सही बात है। थर्ड ऑप्शन में बोल रहा है कि ATP इज जनरेटेड, ATP बनता है, जेनरेट होता है
इन कॉन्वर्सन ऑफ फॉस्फोइनोल पायरुवेट टू पायरुविक एसिड। हाँ, जब फॉस्फोइनोल पायरुवेट PEP जब पायरुविक एसिड में बदला तब तो ATP बनता है, 2 ATP बनता है, ये भी बताया था, तो ये भी सही बात है। लास्ट ऑप्शन क्या बोल रहा है? अब तीनों सही हो गया तो लास्ट ही सही होने वाला है, मतलब यही गलत होगा। फिर भी देखते हैं कि रीज़न क्या है इसका। ATP इज जनरेटेड, ATP बनता है इन कॉन्वर्सन ऑफ फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट टू फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट। जेनरेट नहीं, यूटिलाइज होता है। 6 फॉस्फेट, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट, एक फॉस्फेट से 1,6 बिस फॉस्फेट 2 फॉस्फेट बदला, यानी कि ATP टूटा तभी ना हुआ, यानी कि यहाँ पे जेनरेटेड नहीं होगा, यहाँ पे यूटिलाइज्ड होना चाहिए था। इसीलिए यही वाला करेक्ट होगा, क्योंकि ये गलत स्टेटमेंट है, यहाँ पे जेनरेटेड नहीं होता, यूटिलाइज्ड होता। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मच मॉलिक्यूल्स ऑफ ATP आर प्रोड्यूस्ड इन ग्लाइकोलाइसिस। प्रोड्यूस कितना होता है, यहाँ पे नेट गेन नहीं पूछा गया है। कितना प्रोड्यूस होता है? 4 ATP प्रोड्यूस होता है। 7th क्वेश्चन में है NADH प्लस H प्लस इज फॉर्म। NADH प्लस H प्लस कब बनता है? बहुत बार बता चुका हूँ मैं, जब आपका ऑक्सीडेशन होता है, यानी कि 3-फॉस्फोग्लिसरैल्डिहाइड इंटू 1,3-बिस-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। C ऑप्शन करेक्ट होगा। 8th क्वेश्चन में क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम इज नॉट यूज्ड इन द प्रोसेस ऑफ ग्लाइकोलाइसिस। कौन सा एंजाइम ग्लाइकोलाइसिस में इन्वॉल्व नहीं है? पहला आइसोमरेज होता है, जो मैं बताया था ना, जब ग्लूकोज 6 फॉस्फेट फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में बदला, यानी कि आइसोमरेज एंजाइम लगा था, ये होगा। हेक्सोकाइनेज लगता है जब ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में बदला। पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेस ये नहीं लगता है। फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज भी लगता है, ये मैं बताया नहीं कौन सा स्टेप में, लेकिन ये भी लगता है, आप जान के रखिए। लेकिन पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेस नहीं लगता है, यानी कि C ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट जो है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, गलत है? पहला बोल रहा है PgAl इज ऑक्सीडाइज्ड। फॉस्फोग्लिसरैल्डिहाइड ऑक्सीडाइज होता है टू गेट कन्वर्टेड इनटू BPGA, बीस फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। हाँ, एल्डिहाइड एसिड में बदला, ऑक्सीडाइज हुआ, सही बात है। 2 रेडॉक्स इक्विवेलेंट्स आर रिमूव्ड। 2 रेडॉक्स इक्विवेलेंट रिमूव होता है फ्रॉम PgAl से एंड ट्रांसफर्ड, और कहाँ पे जाता है? 2A मॉलिक्यूल ऑफ NAD+। हाँ, NAD+ में जाता है व्हेन PgAl इज कन्वर्टेड इनटू BPGA, जब PgAl BPGA में कन्वर्ट होता है। ये भी सही बात है, NCERT में हमने अभी पढ़ा। C ऑप्शन में बोल रहा है देयर इज नो फॉर्मेशन ऑफ वाटर इन ग्लाइकोलाइसिस। नो फॉर्मेशन ऑफ वाटर, अभी तो बताया। सेकेंड लास्ट जो स्टेप था उसमें आपका वाटर बन रहा था, यानी कि ये क्वेश्चन आपका सही हो गया। ये स्टेटमेंट गलत है, फॉर्मेशन होता है वाटर का। तो ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो कि मैंने डायग्राम से ही बनाया था, जो वहाँ पे फिगर दिया हुआ था स्टेप में। लास्ट ऑप्शन जो है ये भी देख लेते हैं। ग्लाइकोलाइसिस इज द ओनली प्रोसेस ऑकर्स इन ए सेल ऑफ फैटिग्ड मसल। ये जो ऑप्शन है ये आप थोड़ा दिमाग लगा सकते हैं कि क्यों ऐसा बोला जा रहा है, फैटिग्ड मसल क्यों बोला जा रहा है। ये बोलने का कारण यही है, जो फैटिग मसल होता है उसमें ऑक्सीजन का सप्लाई नहीं होता है। मान लीजिए आप एक्सरसाइज कर रहे हो, तो एक्सरसाइज करने के बाद बहुत सारा होता है कि आपका मसल फैटिग हो गया, तो फैटिग मसल में ऑक्सीजन नहीं पहुंच रहा है, तो उसमें क्या होगा? ऑक्सीजन नहीं पहुंच रहा है मतलब आपका रेस्पिरेशन का बाकी प्रोसेस नहीं होगा, वहाँ पे क्या होगा? खाली ग्लाइकोलाइसिस होगा। मैंने तो बताया था जहाँ पे ऑक्सीजन नहीं होता है वहाँ पे रेस्पिरेशन का एकमात्र प्रोसेस होता है, वो है ग्लाइकोलाइसिस। तो फैटिग मसल में ये ग्लाइकोलाइसिस ही एकमात्र प्रोसेस है जो आपका एनर्जी देगा उस मसल के सेल के लिए। या तो मसल क्या होगा? मसल काम ही नहीं कर पाएगा ना। तो वही बात है कि आपका मसल में ATP वहीं से मिलेगा, आपका ग्लाइकोलाइसिस से। 10वां क्वेश्चन है कि ग्लाइकोलाइसिस ऑकर्स इन तो सबसे पहले देना चाहिए था, फिर भी कहाँ होता है? ये आपका साइटोप्लाज्म में होता है। आसान क्वेश्चन है। अच्छा, कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर लेते हैं, जो अभी तक 2022 तक जितना भी क्वेश्चन आया है सभी कुछ लिखा हुआ है यहाँ पे। पहला क्वेश्चन है कि कन्वर्सन ऑफ ग्लूकोज टू ग्लूकोज 6 फॉस्फेट द फर्स्ट इरिवर्सिबल रिएक्शन। पहला इरिवर्सिबल रिएक्शन में ऑफ ग्लाइकोलाइसिस इज कैटलाइज्ड बाय कौन सा एंजाइम लगता है? हेक्सोकाइनेस, बहुत बताया हूँ मैं। नेक्स्ट, व्हाट इज द रोल ऑफ NAD+ इन सेलुलर रेस्पिरेशन। NAD+ रेस्पिरेशन में क्या करता है? इट फंक्शंस एज एन एंजाइम, नहीं एंजाइम के रूप से कैसे काम करता है? इट फंक्शंस एज एन इलेक्ट्रॉन डोनर। इट इज ए न्यूक्लियोटाइड सोर्स फॉर ATP सिंथेसिस। इट इज द फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर फॉर एनारोबिक रेस्पिरेशन। B और D ये दोनों ऑप्शन में ही मेन कन्फ्यूजन है। पहला क्वेश्चन में बोल रहा है इट फंक्शंस एज एन इलेक्ट्रॉन डोनर। ये इलेक्ट्रॉन डोनर नहीं होता है। NAD+ जो है NADH में बदलता है, NADH में बदलता है, यानी कि इलेक्ट्रॉन लेता है H+ लेता है, तभी तो NADH + H+ बनता है, यानी कि इलेक्ट्रॉन डोनर तो होगा ही नहीं। तो क्या होगा? ये फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर फॉर एनारोबिक रेस्पिरेशन। एनारोबिक रेस्पिरेशन में खाली ग्लाइकोलाइसिस होता है और कुछ नहीं होता है। तो आपका उसमें क्या होगा? फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर ही तो है NAD+। यहाँ पे फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर क्यों कहा गया? क्योंकि ETS में बहुत सारा इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर रहता है
वहाँ पे आपका क्या होता है ना, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने के लिए बहुत सारा होता है, FAD H2 बनता है, बहुत सारा होता है, वो सब बाद में समझेंगे हम। तो अभी यहाँ पे जो बोल रहा है, इट इज़ द फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर फॉर एनारोबिक रेस्पिरेशन। बोलने का कारण यही है, एनारोबिक रेस्पिरेशन यानी कि ग्लाइकोलाइसिस एकमात्र प्रोसेस है। और दूसरा बात है क्योंकि NAD+ ही यहाँ पे इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है, इसीलिए यही वाला जो लास्ट वाला जो ऑप्शन है यही करेक्ट होगा। नेक्स्ट जो है क्वेश्चन 3 नंबर, ये भी PYQ ही है। इन ग्लाइकोलाइसिस ड्यूरिंग ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रॉन्स आर रिमूव्ड बाय, इलेक्ट्रॉन किसको द्वारा रिमूव किया जाता है? ATP, ग्लिसरॉल्डिहाइड 3-फॉस्फेट, NAD+ ही ना इलेक्ट्रॉन लेता है, फिर NADH में बदलता है। देख रहे हैं आप, एक ही कॉन्सेप्ट के ऊपर 2 साल क्वेश्चन दिया हुआ है इसलिए PYQ करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, एट द एंड ऑफ ग्लाइकोलाइसिस, ग्लाइकोलाइसिस के एंड में 6 कार्बन कंपाउंड अल्टीमेटली चेंजेस इनटू, 6 कार्बन कंपाउंड यानी कि ग्लूकोज को कहा जा रहा है, ये किस में बदलता है? पायरुविक एसिड में बदलता है आसान क्वेश्चन है। और 5th क्वेश्चन है, द फर्स्ट फेज इन द ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज इन एनिमल सेल, एनिमल सेल पे पहला स्टेप क्या है? ग्लाइकोलाइसिस है, आसान क्वेश्चन है। कोई भी रेस्पिरेशन का पहला स्टेप तो ग्लाइकोलाइसिस ही होता है ना। एंड प्रोडक्ट ऑफ ग्लाइकोलाइसिस, ग्लाइकोलाइसिस का एंड प्रोडक्ट क्या है? पायरुविक एसिड है। तो यहाँ पे आपका ग्लाइकोलाइसिस पूरा टॉपिक कंप्लीट होता है। आप पहला वीडियो देखिए, वो मैं आई बटन में दे दूंगा, मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, और इसके बाद आप इस वीडियो को देख सकते हैं। आप NCERT का हर एक मतलब समझ सकते हैं। अगर आपको कुछ दिक्कत होगा आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं आंसर देने का कोशिश करूँगा। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल एंड वीडियो शेयर भी कीजिएगा आपके दोस्तों के साथ, और लाइक कीजिएगा आपको वीडियो से कुछ भी हेल्प मिला है तो। थैंक यू।